नमस्कार। मैं दीपक आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का PYQ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। ठीक है, तो अगर हम जो अनुसूचित जाति की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, और शॉर्ट में इसको SC बोलते हैं। और इसके लिए मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में 84 सीट्स आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा अगर हम ST की बात करें तो यहाँ पे टोटल 47 सीट्स रिजर्व की गई है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल सीट्स की संख्या जो होती है वो होती है 543। इसके अलावा राज्यसभा में 245। ठीक, अगर हम बिहार से लोकसभा सीट्स की बात करें तो ये होती है 40, और बिहार से राज्यसभा के लिए सीट्स जो होती हैं वो होती है 16। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बिहार विधानसभा की बात करें तो इसमें हमारी टोटल 243 सीट्स है, और बिहार विधान परिषद में टोटल सीट्स की संख्या जो होती है वो होती है 75। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RT-PCR शब्द दर्शाता है। तो ये जो शब्द है आपने लॉकडाउन के टाइम सुना होगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे यहाँ पे साइन A का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस A का हमसे वैल्यू पूछा है। तो ये ट्रिगो का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये एक ट्रायंगल है और ये A और B पे ये राइट एंगल और ये C, तो A के आगे जो साइड होगा उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में उसको बोलते हैं लंब। ये हो गया हमारा बेस यानी कि आधार, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और हमें ये बताता है कि ये जो कर्ण स्क्वायर होगा यानी H स्क्वायर जो होगा वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, यानी H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन A, साइन का फॉर्मूला जो होता है आपको पता होगा, साइन इक्वल्स टू होता है P/H। ठीक है, तो साइन A का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 3/4, यानी कि साइन यहाँ पे P जो है वो 3 है और H जो है वो कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले B का फॉर्मूला B का वैल्यू निकालेंगे। तो B स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब H का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9, ये कितना हो गया 7। ये B स्क्वायर इक्वल्स टू 7 है, तो B का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा √7, यानी कि B का वैल्यू कितना आया √7। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया था, cos A का वैल्यू पूछा गया है। क्या पूछा गया है, cos A। तो cos A इक्वल्स टू, cos का फॉर्मूला होता है B आधार बटा कर्ण B/H। तो B का वैल्यू कितना है √7 और H का वैल्यू कितना है 4, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा √7/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो प्रकाश शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आलोक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे एक इडियम दिया हुआ है हेस्ट मेक्स वेस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं मतलब जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट्स इन मिस्टेक, मतलब जल्दबाजी में ऐसे काम कर देना जो कि क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है। तो कालबेलिया जो है ये, इसको ध्यान में रखिएगा, ये राजस्थान का आदिवासी नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करें, सबसे छोटी हड्डी, तो ये होती है हमारा स्टेपिस। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपिस, जो कि हम कान का हड्डी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 546 सेब है, इसको नीरज, विद्या और मोहन के बीच 1/6, 1/2 और 1/3 के रेशियो में बांटा गया है, और पूछा गया है कि मोहन को कितना सेब मिलेगा। मोहन को कितना सेब मिलेगा, यही हमसे पूछा हुआ है। चलिए इसको समझते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि 546 टोटल सेब हैं, और इसको तीन इंसान में, जैसे नीरज, विद्या और मोहन के बीच इसको बांटा गया है। ठीक है, और इनका रेशियो जो दिया हुआ है वो भी हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/6, 1/2 और 1/3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे करते क्या है कि जैसे 6, 2 और 3, यानी कि हर में जो संख्या दिया हुआ है 6, 2 और 3, इसका पहले हम एलसीएम लेते हैं और इनको बराबर करेंगे। तो 6, 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? 6। अब हम क्या करेंगे कि 2 को भी 6 बनाएंगे और 3 को भी 6 बनाएंगे। तो ये तो 1/6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/2 को 6 बनाना है। 2 को 6 बनाना है तो नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3/6। ठीक है, वैसे ही इसको हम क्या करेंगे कि जैसे ये 1/3 है ना, तो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, और यहाँ पे भी 6 हो गया। ठीक, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच जो अनुपात बांटा गया था वो कितना हो गया? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे अनुपात कितना होगा? 2। यानी कि जो 1/6, 1/2 और 1/3 था, उसको हमने किस में चेंज कर दिया? 1:3 और 1:2। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे किसका पूछा गया है? मोहन का। तो मोहन के लिए कौन सा है? ये 2। तो इसको कैसे निकालेंगे? मोहन को कितना मिलेगा? तो 546 टोटल था। ठीक है, अब देखिए मोहन के लिए कितना आया है? 2, और इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 91, 91, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 182। यानी कि मोहन को जो सेब मिलेगा वो कितना मिलेगा? 182। अगर सपोज इसी में हमें पूछ देता है कि नीरज को कितना मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल सेब है कितना? 546, और इसमें मोहन, नीरज का कितना आ रहा था? 1, और टोटल कितना हो रहा था? 6। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 91, 91 सेब किसको मिलेंगे? नीरज को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा की कृति है। ठीक है, यानी कि महादेवी वर्मा का कौन सा इसमें रचना है? तो इसको याद रखिएगा, अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ए थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन। ठीक, तो वैसा चीज जिसे हम खा सके उसको हम बोलते हैं एडिबल। क्या बोलते हैं? एडिबल। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जिसको हम नहीं खा सके उसको इनएडिबल बोलते हैं। इसके अलावा इनडेलिबल का मतलब होता है अक्षय। क्या मतलब होता है इसका? अक्षय। अक्षय मतलब क्या? कि जिससे मिटाया ना जा सके। ठीक है, उसको हम इनडेलिबल बोलते हैं, विच कैन नॉट बी इरेज्ड। और क्यूजीन का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे जो खाने का स्टाइल होता है वो अलग होता है। ठीक है, उसी को क्यूजीन हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने
के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए ध्यान में रखिएगा बेसन का यूज किया जाता है। पहले के जमाने में लोग जो थे, जब साबुन वगैरह नहीं था तो बेसन का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक समीकरण दिया हुआ है और इसका हमें रूट पूछा है। रूट यानी कि मूल हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। आप में से बहुतों को ये आता होगा और जिनको मतलब बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, 7 है और यहाँ पे 3। तो 7 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 21, ठीक है। अब हमें इसके मतलब ये 21 जो है, 21 जो है, इसके गुणनखंड में ऐसे तोड़ना होता है कि उनको जोड़ने पे कितना आ जाए, -10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 21 आए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 21 है तो इसको अगर हम 7 और 3 के गुणनखंड में तोड़े तो ये तो 21 हो जा रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे 10 नहीं आ रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। हम 21 को ऐसे लिख सकते हैं -7 इंटू -3। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे भी क्या होगा, -10 आएगा। तो ये हमारा मतलब ये जो -10 है उसको -7 और -3 में हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया 7x², -10x को हम क्या लिखेंगे, -7x -3x, और ये हो गया हमारा 3 = 0, ठीक है। अब यहाँ से हम 7x कॉमन लेंगे और इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 7x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा कितना, x, और यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे अगर हम -3 कॉमन लें तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे -1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x -1 है और यहाँ पे भी x -1 है। तो x -1 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, 7x, और यहाँ पे क्या बच गया, -3 = 0। अब दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो x -1 = 0 और 7x -3 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/7, ठीक है। तो एक रूट हमारा कितना होगा, 1, और एक होगा 3/7। तो 1 और 3/7 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा करेक्ट, वो होगा जगत प्लस इस। यहाँ पे 4 वर्ड दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा गया है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, मतलब मिस स्पेल्ड कौन सा है, इसमें एरर है। तो यहाँ पे देखिए, लस्ट्रस सही है, डिलीमा ये भी सही है, एनिज्मेटिक ये भी सही है, और यहाँ पे ये सुसिंट गलत है। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो होगा SUCCINCT, ठीक है, सुसिंक्ट होगा, जिसका मतलब होता है संक्षेप में, ठीक है, किसी भी बात को शॉर्ट में बोलना, ठीक, उसी को सुसिंक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखा गया था? तो इसको याद रखिएगा, हुमायूं नामा जो था वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और ये जो गुलबदन बेगम जो थी वो अकबर की बेटी थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी, ठीक है। इसके अलावा आप अकबरनामा भी याद रख सकते हैं, अकबरनामा, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, आईने अकबरी। ये जो बुक है इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था अबुल फजल ने, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, और अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। खुरपका मुंहपका रोग किस में होता है? तो ये जो रोग होता है वो मवेशी में होता है, ठीक है। तो मवेशी और भेड़, भेड़ भी क्या है, मवेशी ऐसे ही है। मवेशी और सुअर, मवेशी, ठीक। हमारा ये जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेविड के पास 10,000 मूल्य का एक प्लॉट है, वह इसे राजीव को 10% लाभ पर बेचता है। राजीव प्लॉट को डेविड को 10% हानि पर वापस बेचता है। पूरे लेन देन में राजीव को क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 10,000 का प्लॉट है, ठीक है, और इस पे 10% लाभ लेके बेचा गया है राजीव को, यानी कि कितना में बेचा जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10,000 का
प्लॉट था 10% के लाभ पे बेचा गया, यानी कि 110% पे इसको बेच दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11,000। कितना में बेचा गया है, 11,000 में इसको राजीव को बेचा गया। ठीक है, अब ये वापस कह रहा है कि राजीव जो है राजीव प्लॉट को डेविड को 10% हानि पर वापस बेचता है। अब ये 10% के हानि पे बेच देता है, यानी ये 11,000 में इसने खरीदा और 10% के लॉस पे बेचा, हानि पे बेचा, यानी कि 90% पे इसको क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9,900। ठीक है, यानी कि उसने खरीदा कितना में, तो उसने खरीदा 11,000 में और बेचा वापस कितना, 9,009 में। तो पूछ क्या रहा है कि पूरे लेन देन में राजीव को क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो राजीव तो खरीदा था कितना में, 11,000 में, और बेचता कितना में है, 9,900 में। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे लेन देन में उसे 1,100 का क्या होता है, लॉस होता है। 1,100 का क्या होगा, लॉस, यानी कि 1,100 का हानि होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो त्रि जहां भी हमें संख्या दिखाई देगे दे तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्यूबरकुलोसिस डैश इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी बीमारी को खात्मे के लिए वहाँ पे इरेडिक्शन शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का जो गठन था वो 1983 में हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश बना कब था, आज़ाद कब हुआ था पाकिस्तान से, तो 1971 में ये आज़ाद हुआ था। ठीक है, राजधानी क्या है, ढाका है। क्वेश्चन है हमारा कि धारावाही परिनालिका यानी सोलिनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जब भी सोलिनॉइड के अंदर हम धारा प्रवाह करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो प्रबल होगा और एक समान होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी तार से या फिर किसी चालक से जब धारा प्रवाह होता है तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, यानी कि जब भी धारा प्रवाह होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और इसको किसने बताया था, तो इसको बताया था ओर्स्टेड ने। किसने बताया था, इसको याद रखिएगा, ओर्स्टेड ने क्या बताया था कि जब भी धारा प्रवाह होगा तो क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसके अलावा इसका उल्टा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो हम वहां पे धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसको किसने बताया था, तो इसको बताया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो ये दो बात भी याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं जिन्हें नहीं आता है। जैसे 1296 है, इसका हम पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 648, फिर 2 से 324, फिर 2 से 162, फिर 2 से 81, फिर 3 से ये जाएगा 27 बार में, फिर 3 से ये 9 बार में, और फिर ये 3 से 3 बार में। ठीक है, अब करते क्या है कि हम जोड़ा लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 12 और ये 36, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 36। ठीक है, इसको हम बिना सॉल्व किए भी बना सकते थे। जैसे यहाँ पे देखिए कितना क्या क्या ऑप्शन में दिया है, 24 है और 26 है। तो अगर हम 20 के स्क्वायर का बात करें तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, यानी 20 से लेके 30 के बीच में जितनी भी संख्या होंगी उनका स्क्वायर जो होगा वो 400 से 900 के बीच में होगा। तो ये 24 और 26 तो ऐसे ही नहीं होने वाला है। ठीक है, बचा ये 36 और 34, तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते थे। कैसे, जैसे कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 5 आता है तो उसको
स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या होता है कि 5 का हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और 3 का नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा 4। 3 और 4 में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा 12 होगा, यानी कि 35 का स्क्वायर 1225। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर 1225 हो रहा था और ये 1296 है। ठीक है, यानी कि ये 1296 जो है वो 1225 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 35 से बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो 1296 होगा, और 35 से बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, ये 36 है। तो 36 हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए ये है। ठीक है, बाकी जिनको कुछ आता है वो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है, इसमें जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे ये जो है वो किसके बारे में बता रहा है, लिखना, लिखने के बारे में बता रहा है। और लिखना क्या है हमारा, लिखना जो है वो है क्रिया, और जो क्रिया के बारे में बताए, क्रिया की विशेषता बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रिया विशेषण। अगला है हमारा, एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसमें एरर क्या है। ठीक है, एरर हमें बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि वी आर लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, तो जब कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ टाइम दिया रहे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है वो क्या होता है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4, हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4। यानी कि ये जो सेंटेंस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे वी आर लिविंग ना बोल के हम क्या बोलेंगे, वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। यानी कि एरर जो है वो किस में है, ए में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है। तो सोन नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, उसके निकट है। इसके अलावा सोन नदी के साथ और भी याद रखिएगा आप, जैसे नर्मदा, नर्मदा नदी भी वहीं पास से ही निकलती है। और सोन नदी का ये तो हो गया कि उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, और ये सोन नदी मिलती कहाँ है, तो ये आके गंगा में मिल जाती है। पटना के नज़दीक एक जगह है मनेर। ठीक है, वहीं पे आके ये गंगा में मिल जाती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की, यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो ये खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, फर्स्ट बायोटिक एंटीबायोटिक इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है। तो इंग्लिश में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो वही ये हिंदी का फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ओज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा वही यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो जैसे दिया है कि द ओल्ड मैन फॉल यस्टरडे, तो यस्टरडे यानी कि पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। यस्टरडे जो है वो जनरली हमारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज किया जाता है। तो फॉल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल। फॉल के लिए क्या होगा, फेल होगा। यस्टरडे एज ही क्रॉस, एज ही डैश द रोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इज क्रॉसिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है तो आगे हम प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे। क्रॉसेस भी नहीं होगा, क्रॉसेस मतलब V5 है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो वही बात हुआ, पास्ट के साथ हम प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब बचा दो, क्रॉस्ड और क्रॉसिंग। तो इसमें जो मतलब सबसे सुटेबल होगा वो होगा
वॉज क्रॉसिंग, तो करेक्ट क्या होगा, द ओल्ड मैन फेल यस्टरडे एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। भारत में जो सिक्का जारी होता है वो जारी होता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जितने भी क्वाइंस है और 1 रुपए का नोट, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करते हैं, एक मिनट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी नोट है उनको कौन जारी करता है, तो उनको जारी करता है आरबीआई। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1949 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो बनने वाला उत्पाद का नाम क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या बोला जाता है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हम उसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रकृत क्या होता है, तो इसका जो प्रकृत होता है वो क्या होता है, क्षारीय, अल्कालाइन नेचर का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़की शब्द का अन्य वचन रूप क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लड़कियां। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसको क्या कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे समझिए, राइटर्स अक्रॉस द ग्लोब यूज दिस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग प्लैगियरिज्म इन देयर वर्क्स। ठीक है, यूज यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही किसका यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर हमें पैसिव बनाना हो तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि किसमें इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे दिस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर चेकिंग प्लैगियरिज्म इन देयर वर्क बाय राइटर्स अक्रॉस द ग्लोब, ये सही लग रहा है। फॉर चेकिंग प्लैगियरिज्म इन देयर वर्क दिस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, ये भी ठीक लग रहा है। प्लैगियरिज्म इन देयर वर्क इज चेक्ड, नहीं, इज चेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज लिखा गया है ना, तो यूज का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे इज बीइंग है, नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज बीइंग का यूज किया जाता है। तो इसमें जो सबसे सुटेबल है वो क्या है हमारा, फर्स्ट, दिस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर चेकिंग प्लैगियरिज्म इन देयर वर्क्स बाय राइटर अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया, तो इन्होंने 1893 में शिकागो में मतलब सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और जैसे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की बात हुई तो उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, उसको याद रखिएगा, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, यानी कि शक्ति ही क्या होती है, जीवन होती है, और दुर्बलता ही मृत्यु होती है। यानी कि हमें किसी भी स्थिति में दुर्बल नहीं होना है, वीक नहीं होना है। ठीक है, हमेशा स्ट्रेंथ अपने पास बचाए रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं रेत बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड को, या फिर इसको हम बोलते हैं क्वार्टल्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। और ये क्या हो गया हमारा शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखों का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखों का पानी ढलना का मतलब क्या होता है, निर्लज होता है। ठीक है, जैसे हम सुनते हैं ना, किसी को बोला जाता है कि उसके आंख का पानी जो है वो खत्म हो गया है, यानी कि वो पूरा निर्लज हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की, तो इसको याद रखिएगा, कुली कुतुब शाह ने
गोलकुंडा राजवंश की स्थापना की थी। इसके अलावा और भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो हमारा चार मीनार है, हैदराबाद में जो चार मीनार है, उसकी भी निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छाया बनने का मुख्य कारण क्या है? छाया कब बनता है? तो प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं द्वारा अवशोषित होता है, गलत। ठीक है, पारदर्शी होगा तो वो क्या होगा? प्रकाश जो है वो पास कर जाएगा। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करती है, ये सही होगा कि जब भी अपारदर्शी वस्तु पे लाइट पड़ेगा तो वहां से प्रकाश पास नहीं होगा, तो उस स्थिति में छाया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि मार्शल लॉ के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 34 में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? पेशीय ऊतक। इसमें मतलब ये सिकुड़न और मतलब ये फैलता है, सिकुड़ता है, जिस वजह से हम मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पेशीय ऊतक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 2025 में प्रकाशित द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक थे वो कौन है? अरुण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल होता है? तो इसको याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा अगर हमें विटामिन का पूछा जाए तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम रक्त के कण की बात करें तो प्लेटलेट्स जो है ये भी रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विटामिन कौन सा होगा? विटामिन के। और रक्त का कौन सा कण होगा? तो प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगोरिया त्योहार डैश राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो भगोरिया त्योहार जो है वो कहाँ का त्योहार है? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B1 को अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को हम थायमीन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा जैसे विटामिन ए का पूछते हैं कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को थायमीन। अगर विटामिन सी की बात करें तो उसको हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ई की बात करें तो इसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। और विटामिन के को हम बोलते हैं फिलोक्विनोल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल और ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुआ था उसको किससे प्रेरणा मिली थी? मार्क्सवाद से। ठीक है, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो ठोस से गैसीय अवस्था में बदलने को हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? ठीक है, तो अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने के लिए क्या होता है हमारा? फैलोपियन ट्यूब, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसको याद रखिएगा, डिम्बवाहिनी नालिका जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यही क्या करता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है कहाँ पे? फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलेरिया परिजीवी का रोग वाहक है? तो मलेरिया परिजीवी यानी कि इसके जो वाहक है वो कौन है? मादा एनोफिलिस है। ठीक है, और ये परिजीवी का नाम क्या होता है? तो ये भी याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम नामक परिजीवी से ही मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि यही एक अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि वैसी अभिक्रिया जिससे उष्मा रिलीज हो, उष्मा निकले। ठीक है, जैसे प्रबल अम्ल का तनुकरण, तो जब भी अम्ल का तनुकरण किया जाता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारा मतलब उष्मा निकलता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें सनलाइट यानी प्रकाश के ऊर्जा का यूज होता है, तो यहाँ पे ऊर्जा का यूज हो रहा है, तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। वैसे श्वसन और प्राकृतिक गैस का दहन है, तो इन दोनों में भी क्या होगा, उष्मा रिलीज होगा। ठीक है, तो ये बाकी तीनों उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण उष्माक्षेपी अभिक्रिया ना होकर ये क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और डैश को मंजूरी दी, तो इसको याद रखिएगा, कुछ टाइम के करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। विनस ऑर्बिटर मिशन का मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, तो रक्त को पंप कौन करता है, हृदय करता है। ठीक है, इसके अलावा अग्नाशय जिसको पेनक्रियास बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, ये इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का क्या काम होता है, इंसुलिन का काम होता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, इसके अलावा अमाशय यकृत है, यकृत यानी कि इसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक, और लीवर का काम क्या होता है, ये बाइल जूस, क्या बाइल रिलीज करता है। बाइल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पित्त, क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि अग्नाशय इंसुलिन रिलीज करता है और यकृत जो है वो क्या है, पित्त रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह, इसको याद रखिएगा। इनसैट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। साथ में और दो वर्ड इसमें याद रखिएगा, एक होता है IRS, इसी से रिलेटेड है, और एक होता है PSLV, इसका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए आपको। इसको हम बोलते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, IRS। और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये दो वर्ड आप याद रखिएगा, एक IRS और एक PSLV। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कांच क्या है हमारा, पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, जिसके अगर मतलब हम आर पार देख सके। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश कहा जाता था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो यहाँ पे होगा, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये 2018 में स्टार्ट हुआ था और 2019 में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र के भाग है। नर प्रजनन तंत्र में क्या क्या आएगा, देखिए गर्भाशय और योनि, नहीं ये नहीं होगा। शुक्रवाहक नालिका और अंडकोश, ये सही है। शुक्रवाहक नालिका और डिम्बानी नहीं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और अंडवाहिनी नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्या होता है, लैक्टिकम। ठीक है, जब मतलब जब भी हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे श्वसन होता है। ठीक, लेकिन जब हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता,
और उस टाइम जो श्वसन होगा यानी कि अवायवीय श्वसन होगा, और उस समय क्या निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके वजह से हमें ऐंठन का महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में नहीं है? तो बरौनी याद रखिएगा, बरौनी जो है वो असम में नहीं होता है। वैसे भी ये जो मतलब ये जो जगह है वो बिहार में स्थित है, तो यह इससे भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, तो इसका यूज जो है वो एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, CaOCl2, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, संथाल जाति का ये सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है, और मुंडा से याद रखिएगा, बिरसा मुंडा, इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? ठीक है, याद रखिएगा, उल गुलान बोलते हैं, उलगुलान आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भोजन में विद्यमान वसा और तेल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिथिला लोक चित्रकला को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसको याद रखिएगा, इसको हम जानते हैं किसके नाम से, मधुबनी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्लाज्मा में मौजूद नहीं है? तो प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद होता है देख लेते हैं। लवण होता है, ठीक है, प्रोटीन भी होता है, अपचित भोजन यानी अनडाइजेस्टेड फूड नहीं, ये नहीं होगा, हार्मोन भी होगा। तो इन तीनों को छोड़ के जो हमारा अपचित भोजन है वो प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 200 रुपए के नोट पर किसका रूपांतरण छपा है? ठीक है, तो ये 200 रुपए का जो नोट है वो उस पे क्या है, सांची का स्तूप है। ठीक है, यहाँ पे अगला जैसे आप साथ में ये भी याद रखिएगा, 500 के नोट पे किसका रूपांतरण है, लाल किला का, 200 पे सांची के स्तूप का, 100 पे रानी का वाव। ठीक है, वैसे ही 50 रुपए पे हम्पी रथ जो है वो दिखाया गया है, और 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं, और 10 रुपए के नोट पे सूर्य मंदिर पूर्णांक का वहाँ पे इमेज दिखाया गया है। ठीक है, रूपांतरण लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीएनजी का पूरा रूप क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। और वैसे ही एलपीजी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी मास्टर्स कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओडिशा और तमिलनाडु, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन डी से, यही हमें देखना है। तो विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी। ठीक है, विटामिन डी रिकेट्स, D2 का बी हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी, आयोडीन से ग्वाइटर, और आयरन से एनीमिया। सही है, ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, ए का सी, 1 का सी, ठीक है, 2 का बी, 1 का सी, 1 का सी और 2 का बी, यही हमारा आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं, 3 का ए विटामिन सी स्कर्वी सही है, 4 का डी आयोडीन, ग्वाइटर, आयरन और एनीमिया। ठीक है, तो ये हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति, सेटिस्फैक्शन का संकेत देता है? ठीक है, तो ये कौन सा होता है, लेप्टिन याद रखिएगा। ठीक, ग्रेलिन याद रखिएगा कि इससे क्या होता है, ये हंगर हार्मोन बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हंगर हार्मोन। ठीक है, यानी कि भूख लगने का संकेत ये देता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि हमारे ब्लड में
शुगर लेवल को कंट्रोल करना। और एड्रेनलिन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। यानी कि जब भी हम गुस्सा होते हैं या फिर हमें भागना होता है कहीं से, तो उस टाइम क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था, बृहद्रथ था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम होता है, यानी गुणसूत्र जो होता है वही छड़ के आकार की स्थिति में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो इसमें प्रोटीन का स्रोत कौन सा नहीं है, मक्खन जो है ये प्रोटीन का स्रोत नहीं है, बाकी सभी जो है वो प्रोटीन के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीता। तो इसको याद रखिएगा, साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में इनको मतलब ऑरेंज कप मिला था। अगर 2026 की हम बात करें तो 2026 में ऑरेंज कप मिला था वैभव सूर्यवंशी को, और पर्पल कैप की बात करें तो ये मिला था रबाडा को। तो इसको याद रखिएगा, 2026 के लिए ऑरेंज कप वैभव सूर्यवंशी और पर्पल कैप रबाडा को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एधा इसका उदाहरण है, ठीक है। तो एधा जो है इसको याद रखिएगा, पार्श्विक विभाज्योतक, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, इसका ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। और एक होता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दुबई में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो माध्यम की आवश्यकता किस में नहीं होती है, रेडिएशन में, ठीक है। जैसे चालन क्या होता है, जब भी सॉलिड में यानी ठोस में जब ऊष्मा का संचरण होता है उसको हम बोलते हैं चालन, कंडक्शन। और गैस और लिक्विड के लिए हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। और जब किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। और वेपोराइजेशन आपको पता होगा, जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हमारा तिरुचिरापल्ली, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पे राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, के भाग है। जैसे देखिए, तंत्रिका तंत्र का दो भाग होता है, एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है पीएनएस पेरिफेरल, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं, कपाल और मेरु तंत्रिकाएं दोनों होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु में शामिल विमान कौन सा था। तो ये तो सबको पता होगा, पिछले साल जो एक्सीडेंट हुआ था वो विमान कौन सा था, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उसका नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तेलों का बासी होना, ये क्या है, ऑक्सीकरण है, ठीक है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण नहीं, जिंक ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे निकल रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण नहीं हुआ। संचारण भी क्या होता है, कोरिजन जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है, हमारा ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। तो यानी कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण होना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी जितने भी है वो ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा,
4 जो देश है वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत से मतलब 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से किसे 2024 खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, लिएंडर पेस को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितनी अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को अलग अलग तरह का मतलब 3 तरह का मतलब उनको पावर दिया गया है। उसी में एक होता है पॉकेट वीटो, जिसके तहत वो अनिश्चित अवधि के लिए किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो क्या है, दिरहम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। सोनपुर का जो मेला लगता है वो किसके लिए जाना जाता है, पशु मेला के लिए ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस टाइम जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लेमेंट एटली। इन्होंने ही भारत को आज़ाद कराया, मतलब आज़ादी की घोषणा की इन्होंने ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये भी है, भीम बांध ये भी है, पंत अभयारण्य ये भी सही है, परमार डॉल्फिन, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। ये सभी जितने भी अभयारण्य हैं वो सभी बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, कौन से थे ये, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो गरीबी का अनुमान है वो घरेलू उपभोग व्यय, यानी कि हम कितना घरेलू चीज़ों पे खर्च करते हैं, उसके आधार पे गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हरियाणा जो था वो शीर्ष पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का सही स्थान और तारीख क्या है। ठीक है, गांधी मैदान नहीं, गांधी मैदान में नहीं, गांधी भवन नहीं, मनेर भी नहीं, बापू टावर में इसका उद्घाटन किया गया था। और कब उद्घाटन किया गया था वो भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यपालों के वेतन से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा, दूसरी जो अनुसूची है उसमें राज्यपालों के वेतन से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है, और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो ये जो नूर सुल्तान है वो कजाकिस्तान देश की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार पुलिस से रिलेटेड और भी यहाँ पे वीडियोस डेली बेसिस पे डाली जाएगी। ठीक है, और इससे इसकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाएगी। ठीक है।